हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम पढ़ रहे अध्याय 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। कक्षा 11वीं के अंतर्गत हमने यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, जिसमें अभी तक हमने देखा किस प्रकार से रासायनिक बंध बनते हैं। थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो हमने देखा रासायनिक बंध बनाने में जो परमाणु होते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम का पालन करते हैं मतलब वे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसी के फलस्वरूप रासायनिक बंध बनते हैं। और फिर हमने इसी में पढ़ा कि रासायनिक बंध या तो सहसंयोजी बंध हो सकता है या फिर आयनिक बंध हो सकता है। मुख्य रूप से या तो सहसंयोजी बंध होगा या फिर आयनिक बंध। फिर इसी में आगे हमने पढ़ा कि जो रासायनिक बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो वहीं पर थोड़ा सा चेंज हुआ। वीबीटी सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कहती है कि रासायनिक बंध बनाने में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं जो कि आपस में अतिव्यापन करते हैं। फिर हमने अतिव्यापन के प्रकार देखे कि अतिव्यापन एसएस हो सकता है, एसपी हो सकता है या फिर पीपी अतिव्यापन हो सकता है। तो हमें क्या जानकारी मिल गई कि कक्षक रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे संकरण की अवधारणा कि हमने कहा कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो कहता है कि रासायनिक बंध बनाने में अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं। इस आधार पर यदि हम कार्बन, हमारे पास 3 तत्व हैं, पहले हम लेते हैं बेरिलियम, बोरान और कार्बन, है ना। यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक कितना है 4, कोष्टक में लिख सकते हैं हम इसको, परमाणु क्रमांक 4, जिसके लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2। फिर हमारे पास बोरान है, परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1। फिर इसके बाद एक कार्बन, परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत ने क्या कहा कि बंध बनाने में किसी परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बोरान है, जो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक नहीं है, मतलब यहाँ पर ये कोई बंध नहीं बनाएगा और इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है वही क्या कहलाती है, उस परमाणु की संयोजकता। तो ये जो बेरिलियम है उसकी संयोजकता कितनी हो गई 0। फिर हम बात करें बोरान की, जिसके लिए हमने कहा कि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p कक्षक है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 1, और जो कक्षक है वो भी कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त 1, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। फिर अगर हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, 1s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 मतलब कि s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 मतलब कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बन है उसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों की संख्या कितनी है, केवल 2, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए 2। तो संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम, बोरान और कार्बन है उनकी संयोजकता 0, 1 और 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इनके अणुओं का अध्ययन किया जाता है तो वहां कहा गया कि बेरिलियम की जो संयोजकता है वो 2 होती है, बोरान की संयोजकता 3 होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके लिए कहा गया कि ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है, इसके लिए सुझाव दिया गया कि बेरिलियम की संयोजकता 2 कैसी होगी, बोरान की संयोजकता 3 कैसी होगी और कार्बन की संयोजकता 4 कैसी होगी। तो इसके लिए कहा गया कि जब अणु का फॉर्मेशन होता है, रासायनिक बंध बनते हैं, तो रासायनिक बंध बनते समय जो परमाणु है उनके युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास बेरिलियम है
तो यहाँ पर कहा जाता है बेरिलियम का जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p1। तो जो बेरिलियम का जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है s कक्षक का, ये कैसा हो जाता है? अयुग्मित। कैसे होगा? ये इसका जो 2s कक्षक का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होके कहाँ चला जाता है? p कक्षक में। तो रासायनिक बंध बनाते समय युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं? अयुग्मित हो जाते हैं। उत्तेजन के फलस्वरूप वो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। तो इस कारण ये जो बेरिलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p1। अब अगर हम बोरान देखें तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s, यहाँ पर क्या था? 2s2 2p1 2s1 2px1 y1 p/1। मतलब यहाँ पर भी s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होके कहाँ चला जाता है? py कक्षक में। फिर अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s1 2px1 py1 और pz1। मीन्स यहाँ पर भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होके कहाँ चला गया? आगे के p कक्षक में। 1 2 3 है ना। तो ये इस कंडीशन में ये हो जाती है ग्राउंड स्टेट या सामान्य अवस्था। इनको हम कहते हैं किसी परमाणु की सामान्य अवस्था। और ये जो नीचे है उसे हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित या एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर कहा जाता है जब किसी अणु का फॉर्मेशन होता है तो रासायनिक बंध बनाने के फलस्वरूप अणु के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित होकर ऊर्जा पाकर, ऊर्जा लेकर आगे वाले अधिक ऊर्जा वाले स्तर की कक्षक में चले जाते हैं। अब इससे हम देखेंगे कार्बन की, यहाँ बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब बेरिलियम की संयोजकता 2। बोरान की संयोजकता कितनी हो गई? 1 2 3, क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और 1 4, ये हो गई ना 2 3 4। तो इस तरीके से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है अब ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। पर यहाँ पर कहा गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो है लेकिन अलग अलग कक्षक में है। अलग अलग कक्षक में मतलब ये कौन सा कक्षक है? ये हमने कहा 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक है और ये क्या है? 2p कक्षक। तो यहाँ पर इनकी ऊर्जा कैसी होगी? अलग अलग होगी, है ना। s कक्षक की ऊर्जा अलग होती है और p कक्षक की ऊर्जा अलग होती है। तो यहाँ पर कहा गया कि अब अगर ये अणु बनाते हैं तो इनसे जो बंध बनेंगे उनकी ऊर्जा कैसी होगी? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में है। तो जो रासायनिक बंध बनेंगे उनकी ऊर्जाएं कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। उसके कारण उनका विन्यास भी अलग हो सकता है। तो इसके लिए पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने सुझाव दिया। पॉलिंग नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सुझाव दिया कि ये जो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं वे आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। हमने कहा कि जब उत्तेजित अवस्था है तो उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन युग्मित से अयुग्मित हो जाते हैं तो ये अलग अलग कक्षक में चले जाते हैं। अलग अलग कक्षक की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। तो ये जो रासायनिक बंध बनाएंगे तो उनकी ऊर्जा भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। तो इसके लिए ये जो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट है इन्होंने सुझाव दिया कि अलग अलग ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बनाते हैं। और ये जो नए कक्षक बनाने की जो क्रिया है वही कहलाती है संकरण। वही क्या कहलाती है? संकरण। तो इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि समान ऊर्जा के, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कक्षक है ना, यहाँ पर जो पॉलिंग ने संकरण की जो अवधारणा दी उसके लिए हम संकरण की जो परिभाषा लिखते हैं। संकरण की परिभाषा तो यहाँ पर कहा जाता है लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, आप नोट कर सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में
ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। तो ये मिल जाती है हमें संकरण की परिभाषा, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, कि यहाँ पर जब उत्तेजित अवस्था आए तो उत्तेजित अवस्था में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जाएं कैसी हैं, अलग अलग है। तो अलग अलग है, लगभग समान है क्योंकि दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में एस और पी कक्षक में थोड़ा सा अंतर होता है ऊर्जाओं में। तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति वाले कक्षक। भिन्न आकृति वाले कक्षक, भिन्न आकृति क्योंकि एस और पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके मतलब एक की ऊर्जा ज्यादा है और एक कक्षक की ऊर्जा कम है, तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा को बांट लेते हैं, जिससे दोनों की ऊर्जाएं एक समान हो जाती हैं। तो यहाँ कहा जाता है आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति वाले नए कक्षक बनाते हैं। इस घटना को हम संकरण कहते हैं। और संकरण की क्रिया में जो नए कक्षक बनते हैं, यहाँ पर लिया ना, नए कक्षक बनाते हैं, इन नए कक्षक को हम कहते हैं संकृत कक्षक। नए कक्षक को क्या कहा जाता है, संकृत कक्षक कहा जाता है। तो ये हो जाती है संकरण की परिभाषा, नोट कर लीजिए आप। फिर यहाँ अलग से पूछे जाते हैं संकरण के नियम लिखिए। इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं संकरण के नियम। संकरण के नियम, हमने जो संकरण की परिभाषा पढ़ी उसी में हमारे नियम है कि संकरण किनके बीच में होता है, लगभग समान ऊर्जा वाली। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाता है, संकरण की क्रिया में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। हमने देखा एस और पी, उनकी ऊर्जाएं कैसी है, लगभग समान। ऐसा नहीं कि 1s कक्षक और यहाँ पे 3p कक्षक, इनके बीच में संकरण नहीं होता। 2s कक्षक है तो यहाँ पर 2p, इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान है तो इनके बीच में संकरण हो सकता है। लेकिन अगर हम बोले कि यहाँ पर 2s के साथ 4s के बीच में या 4p के बीच में संकरण हो जाए तो वो नहीं होगा। तो जो संकरण है वो कैसे कक्षकों में होता है, जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती है। तो फर्स्ट नियम में लिख लें कि जो संकरण है लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में होता है। दूसरा, संकरण में भिन्न आकृति वाले कक्षक भाग लेते हैं। हमने देखा एस और पी, एस की आकृति गोलाकार होती है, पी की आकृति डंबलाकार होती है। तो संकरण की क्रिया में भिन्न आकृति वाले कक्षक भाग लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो संकरण है वो वास्तव में कक्षकों के बीच में होता है, अलग अलग कक्षकों के बीच में होता है। तो ये जो कक्षक होते हैं वो अर्धपूरित भी हो सकते हैं, पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं और रिक्त भी हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे हमको आवश्यकता पड़ेगी। संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले कक्षक अर्धपूरित भी हो सकते हैं, पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं और रिक्त भी हो सकते हैं। ये तीनों प्रकार के कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले सकते हैं। चौथे नियम में आप लिख लें कि जब संकरण होता है तो संकरण के फलस्वरूप जो नए कक्षक बनते हैं, हमने कहा ना समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं और नए कक्षक बनते हैं। तो जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जितने कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, उतने ही नए कक्षक बनते हैं। अगर 2 संकरण की क्रिया में भाग लेंगे तो 2 नए कक्षक बनेंगे, 4 संकरण की क्रिया में भाग लेंगे तो नए कक्षक भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो संकरण की क्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं।
फिर नेक्स्ट आप लिख लेंगे यहाँ पर, जब हम संकरण को दर्शाते हैं तो संकरण को दर्शाते कैसे हैं, संकरण के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, हमने कहा एक एस कक्षक है और एक पी कक्षक है, तो हमने दर्शा दिया एसपी संकरण। तो संकरण के प्रकार को दर्शाने के लिए उन्हीं कक्षक को लिख दिया जाता है। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, एक एस कक्षक एक पी कक्षक। फिर अगर एक एस कक्षक है और दो पी कक्षक है तो हम लिख देते हैं sp2। तो संकरण के प्रकार को दर्शाने के लिए उन्हीं कक्षकों को संख्या के साथ लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है कि संकरण के आधार पर हम किसी अणु की ज्यामिति बता सकते हैं। संकरण के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति को बताया जा सकता है, क्योंकि जब संकरण होता है, अणु बनता है, तो जो कक्षक होते हैं उनमें अतिव्यापन की क्रिया होती है और अतिव्यापन के फलस्वरूप अणु की एक निश्चित ज्यामिति हो जाती है। तो हम किसी अणु का संकरण के आधार पर विन्यास या ज्यामिति बता सकते हैं। फिर संकरण जितना ज्यादा होता है और संकरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है, अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बनता है, वह उतना ही प्रबल होता है। तो ये कुछ हुए संकरण के नियम, और भी नियम है। तो मुख्य रूप से नियमों को आप लिख सकते हो कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। जो संकृत कक्षक होते हैं, संकरण में जो कक्षक भाग लेते हैं उनकी आकृति भिन्न होती है। अर्धपूरित, पूर्णपूरित, रिक्त कक्षक भी संकरण की क्रिया में भाग ले सकते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, और संकरण से हम किसी अणु की ज्यामिति या विन्यास बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। किसी अणु की आणविक संरचना जब हम समझते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उस अणु के केंद्रीय परमाणु में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप संकरण को समझे, किस प्रकार से संकरण की क्रिया होती है, परिभाषा क्या है और उसमें क्या क्या नियम है। इन चीजों को आप देखें, वीडियो से समझें। फिर आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार। तो आप इसे देखें और समझें। थैंक यू।